हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट्स एंड नोट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके पहले हम रेड ब्लड सेल्स के आउटलाइन को देख लेते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू देखेंगे इसकी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, प्रॉपर्टीज, लाइफ स्पैन, फेट मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कि 120 डेज बाद आरबीसी का क्या होता है। उसके बाद फंक्शंस देखेंगे आरबीसी के, फिर सारे वेरिएशंस देखेंगे कि नंबर में, साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो कैसी लग रही है आपको तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड होता है हमारे ब्लड में, जो कि ह्यूमंस में आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आल्सो नोन एज इर्थोसाइट, इसे हम इर्थोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। रेड इन कलर ड्यू टू कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। ये रेड कलर की होती क्यों है? क्योंकि इसमें कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी हमारी रेड कलर की होती है। प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आरबीसी हमारी। जिसमें जो हमारा O2 होता है उसको लंग्स से हमारे टिश्यूज तक बॉडी में पूरे ट्रांसपोर्ट करना, और जो CO2 होता है उसको टिश्यू से हमारे लंग्स तक प्यूरिफिकेशन होकर उसको एक्सक्रेट होने के लिए, CO2 को एक्सक्रेट होने के लिए लंग्स तक ले जाना। इट इज लार्जर इन नंबर्स कंपेयर अदर सेल्स। जो हमारी अदर दो सेल्स होती हैं जिसमें हमारे WBC होता है और प्लेटलेट होती है, उनमें दोनों सेल्स से ज्यादा ये नंबर में होती है लेकिन साइज में छोटी होती है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि आरबीसी नॉर्मल होती कितनी है, उस रेंजेस की बात करें, जो नॉर्मल होता है रेंज उसकी 4 से 4.5 मिलियन पर MM³ होता है, नॉर्मल रेंज हो गई। लेकिन अगर स्पेशली फीमेल की बात करें हम तो फीमेल में आरबीसी कम होती है, 3.6 से 5 मिलियन पर MM³ होती है। और मेल की बात करें, मेल में 4.2 से 5.5 5.4 या 5.5 भी हो सकता है, 5.4 या 5.5 मिलियन पर MM³ होती है। उसके बाद आरबीसी के नॉर्मल शेप की बात करें कि आरबीसी शेप की कौन सी होती है, तो ये हमारे शेप है यहाँ पे डिस्क शेप की होती है एक तो, जो कि बाइकोनकेव होती है, और एक डंबल शेप की होती है। ये हमारी डंबल शेप की होती है, ये हमारी बाइकोनकेव होती है। जिसका सेंट्रल पोर्शन है वो थिनर होता है, पतला होता है, और जो इसका पेरिफेरल पोर्शन हो वो बाहर वाला ये थिक होता है। इसमें हम देखें तो इसमें हमारा क्लियर है, ये हमारा सेंटर पोर्शन है, ये हमारा थिन है, और ये हमारा पेरिफेरल है, ये हमारा थिक है। उसके बाद नॉर्मल साइज की बात करें तो जो नॉर्मल साइज होता है उसमें डायमीटर जो होता है 7.2 म्यू होता है। थिकनेस जो इसकी पेरिफेरल होती है 2.2 म्यू होती है। जो इसकी सेंट्रल की थिकनेस होती है 1 म्यू होती है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है 120 स्क्वायर म्यू होता है। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें कि आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है, एलिमेंट होता है, सबको पता है, लेकिन ओनली कैमल हैज न्यूक्लियस। आरबीसी हमारे ह्यूमन में जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो कैमल होते हैं, ऊंट होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। डीएनए इज आल्सो एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसीएस। ह्यूमन की आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, और डीएनए नहीं होगा सारे ऑर्गेनल्स भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं रहेगा। और इसीलिए अगर सारे ऑर्गन नहीं रहेंगे तो उसमें माइटोकांड्रिया भी एब्सेंट रहती है, और अगर माइटोकांड्रिया है तो उसको चाहिए एनर्जी, लेकिन आरबीसी को चाहिए एनर्जी आगे मूव करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से उसको मिलती है? ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिटिक, उसके थ्रू उसको एनर्जी मिलती है आरबीसी, क्योंकि उसमें माइटोकांड्रिया नहीं रहता है, माइटोकांड्रिया एब्सेंट होता है। स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। जो आरबीसी होती है उसकी जो बाहर की लेयर होती है
जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारी किसकी होती है, साइटोस्केलेटन की बनी होती है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ उससे बनी उस सेल से बनी होती है जिसे हम एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन बोलते हैं। एक तो होता है एक्टिन एंड मायोसिन, वो हमारे यहाँ पे होती है, वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, जो हमारी एल्वेलाई होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो हमारी एक्टिन एंड मायोसिन की बनी होती है। लेकिन ये हमारी किसकी बनी होती है, एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन की। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अगर हम रोलेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी पाइल अप वन अबव अनदर लाइक द पाइल ऑफ कॉइन्स, मतलब आरबीसी जो है वो हमारा एक रोलेक्स फॉर्मेशन का काम करती है, जैसे कि ये है हमारा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन है। इसे भी रोलेक्स बोलेंगे, बट ये जो हमारा ऑटो एग्लूटिनेशन होता है, ये ऑटो एग्लूटिनेशन होता है और ये हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। जैसे 5-5 के सिक्के ले लेते हैं, 10-10 के, हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देते हैं, वो हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। इसे लिखा है पाइल ऑफ कॉइन्स। और ये होता क्यों है, ये किसके कारण होता है, तो एक्सीलरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। जो ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन होता है, जिसे प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारा होता है, तो उसके थ्रू ये होता है हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.092 से 1.101 होती है। सस्पेंशन स्टेबिलिटी भी होती है इसकी, जो कि क्या होती है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन द आरबीसी रिमेन्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द सस्पेंशन स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी की, तो लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का, वो हमारा मोस्ट 100 to 120 डेज होता है आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है। फेट ऑफ आरबीसी, फेट ऑफ आरबीसी जो होती है हमारी, वो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की ग्रेवयार्ड की बात करें, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान घाट। आरबीसी की अगर हम शमशान घाट की बात करें तो हमारा क्या होता है, स्प्लीन होता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि फेट ऑफ आरबीसी क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कहाँ से कहाँ, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन भेजती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो कैसे होता है, टिश्यू से लंग्स तक। बफरिंग एक्शन इन ब्लड, ब्लड में बफरिंग एक्शन भी होता है। अब बफरिंग एक्शन क्या होता है, बफरिंग एक्शन जो होता है ये एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस होता है, मतलब कोई सा भी एसिडिक सब्सटेंस इंटर्स इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में अगर इंटर करता है, द बाई कार्बोनेट आयंस न्यूट्रलाइज, उस टाइम पे बाई कार्बोनेट जो आयंस होता है हमारा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और न्यूट्रलाइज होने के बाद द बाई कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयंस, उसके बाद जो बाई कार्बोनेट आयन होता है वो हाइड्रोनियम जो आयन होता है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड और वाटर। ये हमारा बफरिंग एक्शन होता है जो कि ब्लड कर आरबीसी करती है ब्लड में। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में आरबीसी का बहुत ही क्यूरिशियल रोल होता है, क्योंकि अगर आरबीसी नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक वीडियो आएगी आपकी जिसमें हम जो हमारा वो वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, जो हमारा बीजी सिस्टम होगा, उसमें हम बताएंगे आपको कि आरबीसी का कैसे रोल होता है। लेकिन भी शॉर्ट में बता देते हैं कि जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है इस तरह से होता है कि जो हमारी प्रिकर्सर आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे हमारे एंटीजन होते हैं। प्रिकर्सर आरबीसी होती है, उसकी सरफेस पे एंटीजन होते हैं, उसी से हमारे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर में होती हैं आरबीसी, उसके बारे में देखते हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पहले देखते हैं। अगर आरबीसी इंक्रीज होती है उसे हम पॉलीसिथेमिया बोलेंगे। अगर आरबीसी इंक्रीज होती है तो उसे हम पॉलीसिथेमिया बोलेंगे। एज, जो स्टार्टिंग एज होती है उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आरबीसी कम होने लगती है। सेक्स के टाइम पे आरबीसी बढ़ जाती है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी हमारी बढ़ने लगती है। उसके बाद इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे आरबीसी हमारी इंक्रीज होगी। आफ्टर मील, खाने के बाद आरबीसी हमारी बढ़ने लगती है। इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, इमोशनल कंडीशन एंड मस्कुलर एक्सरसाइज पे
देखते हैं अगर इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अगर कोई सभी इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर होते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, दो होती है, एक सिंपैथेटिक होती है, एक नॉन सिंपैथेटिक होती है। तो वो हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो हमारी इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद फिर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वहां से हमारा जो एड्रेनलिन होता है वो हमारा इंक्रीज होता है उसका सिक्रेशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, फिर स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उस टाइम पे हमारा जो है आरबीसी वो रिलीज होने लगती है। हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाते हैं तो, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उस टाइम पे कैसे क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस हाइपोक्सिया में होने लगता है क्योंकि हमारे O2 का लेवल कम हो जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ किडनी, उस टाइम पे किडनी हमारी स्टिमुलेट होने लगती है। प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेट होने के बाद किडनी हमारी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, और जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वही हमारा आरबीसी का मतलब सिक्रेशन या प्रोडक्शन करवाता है। अगर इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन होगा, उसके बाद स्टिमुलेट ऑफ बोन मैरो, फिर बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, उसके बाद हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे हमारी आरबीसी बढ़ती है, इमोशनल कंडीशन पे आरबीसी हमारी बढ़ती भी है। उसके बाद डिक्रीज कब होती है आरबीसी, हाई वेरोमेट्रिक प्रेशर पे आरबीसी डिक्रीज होगी, ड्यूरिंग स्लीप आरबीसी डिक्रीज होगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे आरबीसी डिक्रीज होती है। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें तो पॉलीसिथेमिया होता है, पॉलीसिथेमिया वेरा होता है, सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया होता है और अनीमिया होता है। अगर शेप की बात करें वेरिएशन इन शेप में, तो वेरिएशन इन शेप हमारी ये है सारी बारे में है। उसके बाद मेन हमारा इथ्रोपोइसिस की आरबीसी जो बनती है उसकी स्टेजेस क्या होती है इथ्रोपोइसिस की, ये हमारी स्टेज होती है। प्रोइथ्रोब्लास्ट पहले बनती है, इसमें हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो विजुअल होता है, उसमें जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन भी होता है इसमें, क्योंकि इमेच्योर होता है, एक से दो न्यूक्लियोलाई भी होता है, और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसका। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें जिसे हम अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो हमारा अर्ली वो होता है स्टेज होता है, इसमें हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, क्रोमेटिन कॉन्डेंसेस हो जाती है, इसमें न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होती है, और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। पॉली क्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें हम तो इसमें राउंड न्यूक्लियस हो जाता है जो कि मेच्योर हो जाता है, क्लम्प्ड क्रोमेटिन हो जाता है, न्यूक्लियाई इसमें भी न्यूक्लियोलाई जो है वो एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म ग्रेइश इन कलर, ग्रेइश कलर का हो जाता है साइटोप्लाज्म हमारा। उसके बाद ड्यू टू हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ओक्योरिंग इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जो हीमोग्लोबिन है वो सिंथेसिस होने लगता है। उसके बाद सेल डिवीजन, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें तो डेंसली काइनेटिक न्यूक्लियस विद वेल हीमोग्लोबिनाइज्ड साइटोप्लाज्म जो कि रेडिश कलर का हो जाता है। रेटिकुलोसाइट की बात करें, इस साइड में से हम लेट इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, उसके बाद लेट स्टेज भी बोलते हैं। इससे हमारा जो है इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैज ब्लू स्टिंग ड्यू टू आरएनए। इसमें जो है हमारी आरबीसी लगभग पूरी बन जाती है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है फुली। और ये मेच्योर आरबीसी में तो मेच्योर आरबीसी में हमारा जो मेच्योर हो जाती है आरबीसी, उसके बाद इसमें लेग न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो आरबीसी है 120 डेज बाद उसका क्या होता है। तो जो हमारी ओल्ड आरबीसी होती है 120 डेज बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसमें, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा जो कि स्प्लीन में होती है। अभी हमने बताया था स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। जो हमारी ओल्ड आरबीसी होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द एनएडीपीएच एक्टिविटी, एनएडीपीएच एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उसके कारण हमारी जो आरबीसी है वो फ्रेजाइल बन जाती है। फ्रेजाइल मतलब एक तरह से बोले तो कमजोर हो जाती है आरबीसी। और एनएडीपीएच क्या होता है, निकोटिनामाइड होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, ये हमारा एनएडीपीएच होता है। द फ्रेजाइल मेम्ब्रेन ऑफ ओल्ड आरबीसी, जो ओल्ड आरबीसी हमारी होती है उसकी जो फ्रेजाइल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है व्हेन दे पास थ्रू स्मॉल कैपिलरी, क्योंकि जब ये स्मॉल कैपिलरी में जाती है तो ये कमजोर होने की वजह से इसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है।
उसके बाद हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन है इज टेकन बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा ये उसमें चला जाता है, जिसे हम टिश्यू माइक्रोफेजेस बोलते हैं। उसके बाद इन टिश्यू माइक्रोफेजेस इज ब्रेक टू हीम एंड ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है हीम एंड ग्लोबिन में। जो ग्लोबिन होता है वो डिगाइडेड इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लोबिन हमारा, व्हिच इंटर्स इनटू अमाइनो एसिड पूल ऑफ प्लाज्मा। और जो अमाइनो एसिड होता है हमारा वो पूल ऑफ प्लाज्मा में इंटर कर जाता है। हीम इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोसोमल ऑक्सीजनेज। जो हीम है हमारा वो एक्ट करता है किसके द्वारा? माइक्रोसोमल ऑक्सीजनेज के द्वारा। आयरन जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड लाइब्रेटेड ओनली स्टेप दैट रिलीज सीओ एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बिलिवर्डिन। और जो हमारा सीओ होता है वो हमारा बिलिवर्डिन बनाने लगता है। आयरन रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। आयरन जो है वो सर्कुलेशन में रिलीज होता है और ये बोन मैरो के द्वारा कैरी कर लिया जाता है और ये मतलब रीयूज होता है। और ये स्टोर किसके फॉर्म में होता है? आयरन हमारा फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके बाद बिलिवर्डिन की बात करें तो बिलिवर्डिन इज एक्टेड बाय अपॉन बाय एनएडीपीएच डिपेंडेंट बिलिवर्डिन रिडक्टेज टू फॉर्म बिलिरुबिन। जो बिलिवर्डिन होता है वो बिलिवर्डिन रिडक्टेज के द्वारा बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उससे 35 mg बिलिरुबिन फॉर्म होता है। नॉर्मल बिलिरुबिन जो होता है वो 0.2 से 0.8 mg पर 100 ml होता है ब्लड में। लेकिन अगर 2 mg पर 100 ml से ज्यादा होता है ब्लड में तो उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। उसके बाद बिलिरुबिन जो है इंटर करता है हमारे सर्कुलेशन में, वहां पे वो कॉम्बाइन होता है किसके साथ? एल्बुमिन के साथ, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर तक। उसके बाद लीवर के द्वारा वो अपटेक कर लिया जाता है कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रेशन स्टेप के में। यहाँ से इसका एक्सक्रेशन स्टेप स्टार्ट हो जाता है। अपटेक कहाँ से जाता है? बिलिरुबिन जो है स्प्लिट होता है एल्बुमिन से एंड इंटर लीवर सेल में इंटर कर जाता है। उसके बाद कंजुगेशन की बात करें तो बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड विद 2 मॉलिक्यूल के द्वारा वो कंजुगेट होता है मतलब जुड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड टू फॉर्म बिलिरुबिन। बिलिरुबिन फॉर्म करता है क्या? ग्लूकोरोनिक एसिड। और ये फॉर्म क्या करता है? बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। उसके बाद जो बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड होता है वो वाटर सोल्यूबल कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। एक्सक्रेशन की बात करें तो बिलिरुबिन जो होता है वो डाइग्लूकोरोनाइड इज एक्सक्रेटेड इनटू इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में चला जाता है ये। उसके बाद इंटेस्टाइन में जो बीडीजी होता है वही जो हमारा बाइल डाइग्लूकोरोनाइड है वो इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स के द्वारा द टर्मिनल इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म यूरोबिलिनोजन। जो लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम होता है हमारा वो यूरोबिलिनोजन को बनाता है। और जो यूरोबिलिनोजन होता है वो इंटर करता है पोर्टल सर्कुलेशन में, जिसे हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, एंड रीचेस द लीवर, और लीवर तक पहुंचता है। इसे हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। सम यूरोबिलिनोजन escape into general circulation and is excreted through urine as यूरोबिलिनोजन के थ्रू यूरिन के द्वारा excrete हो जाता है। रेस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड टू स्टर्कोबिलिनोजन एंड excreted थ्रू फीसेस, फीसेस के थ्रू excrete हो जाता है। इसी के कारण जो यूरोबिलिनोजन होता है इसी के कारण दिस गिव्स गोल्डन येलो कलर टू फीसेस को कलर देता है यही हमारा। उसके बाद कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सोल्यूबल एंड इज स्केटेड थ्रू यूरिन। यूरिन के द्वारा ये स्क्रेट हो जाता है जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है इंसोल्यूबल होता है एंड हेंस नॉट स्क्रेटेड थ्रू यूरिन के द्वारा जो स्क्रेट नहीं होता है। दिस रीजन इज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज बाउंड टू एल्बुमिन एंड सो इट इज नॉट फिल्टर्ड बाय किडनी। और यही हमारा जो होता है किडनी के द्वारा फिल्टर नहीं होता है। सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन अपीयर इन यूरिन। इसीलिए हमारा जो है सीवियर जॉन्डिस होता है। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सेकिंग द यूरिन एंड ऑब्जर्विंग द फॉर्म। अगर यूरिन को हम एक कंटेनर में लेते हैं स्टेराइल कंटेनर में और वो फॉर्म आता है फॉर्म के फॉर्म में तो वो हमारा पता चलता है उससे हमारा जॉन्डिस का। विच टर्न एन इंटेंस येलो।
उसके बाद एक मोस्ट कॉमन डिसीज है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया द अमीनो एसिड वैलिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड एट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द टू बीटा चैन। जो हमारा 6 पोजीशन होता है उसमें जो हमारी अमीनो एसिड वैलिन होती है वो किसके साथ कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड में किसी एक पॉइंट पे, और जिसमें 2 बीटा चैन होती है। When this type of hemoglobin is exposed to low oxygen, it form halogenated crystals inside the RBC, और इसी के कारण उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो किसका फॉर्म लेता है, elongated crystals inside the RBC that are sometimes 15 micrometers in length. This make it almost impossible for the cells टू पास थ्रू मेनी स्मॉल कैपिलरी, जो कि जो हमारी स्मॉल कैपिलरी होती है उससे हमारी ये क्रॉस नहीं कर पाती है। स्पिक्ड एंड्स ऑफ दीज क्रिस्टल्स रप्चर द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं। ये हमारी सिकल सेल एनीमिया होती है जो कि सिकल रूप में हो जाती है। ये हमारा जो ये हमने बताया था ना, ये इसमें सिकल सेल एनीमिया में ये हमारा है। तो इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।